तो बच्चों हमने यहाँ पर अभी क्या निकालना सीखा, हमने देखा डेल्टा एन की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और मैंने बोला था कि अब हम बात करेंगे अबाउट द यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। यूनिट ऑफ केपी एंड केसी एंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा एन। तो बेटा सबसे पहले तो ये समझ लो कि इन जनरल हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि यार रेशो की तो कोई यूनिट होती ही नहीं है, लेकिन यहां है तो कुछ तो वजह रही होगी, समझेंगे वो वजह क्या है। वो वजह है डेल्टा एन, वो वजह है डेल्टा एन। अगर डेल्टा एन की वैल्यू जीरो है, अगर डेल्टा एन की वैल्यू जीरो है, डेल्टा एन की वैल्यू जीरो का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ गैसियस मोल्स बराबर हैं। रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ गैसियस मोल्स बराबर हैं, तब बेटा केपी और केसी बराबर होगा। क्यों होगा सर? बेटा इसलिए होगा क्योंकि अभी हमने बात की थी केपी बराबर के सी आर टी टू दी पावर डेल्टा एन। हाँ सर यही बात की थी। तो देखो बेटा अगर डेल्टा एन की वैल्यू जीरो है तो दिस होल टर्म्स बिकम वन, क्योंकि किसी भी बेस पर अगर एक्सपोनेंट जीरो होता है, किसी भी बेस पर अगर एक्सपोनेंट जीरो होता है तो उसकी वैल्यू हो जाती है वन। तो देखो केपी और केसी आ गए बराबर। इस समय केपी की और केसी की कोई यूनिट नहीं होती, देयर विल बी नो यूनिट ऑफ केपी एंड केसी। कब? जब डेल्टा एन की वैल्यू जीरो है। अगर डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव है मतलब ग्रेटर देन जीरो है, पॉजिटिव वैल्यू मतलब ग्रेटर देन जीरो, देखो जरा, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ये भी वैल्यू पॉजिटिव होगी, और ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो केपी क्या हो रहा है, केपी मुझे मिल रहा है केसी में कुछ मल्टीप्लाई करने पर, मतलब केपी केसी का कुछ टाइम्स है। इसका मतलब क्या हो गया, केपी केसी से बड़ा है। और ऐसे समय में केपी और केसी दोनों की यूनिट्स होती हैं। केपी की यूनिट होती है एटमॉस्फेयर टू द पावर डेल्टा एन, और केसी की यूनिट होती है मोल पर लीटर टू द पावर डेल्टा एन। मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, परेशान मत होइए। अगर डेल्टा एन की वैल्यू लेस देन जीरो है मतलब नेगेटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव होगी तो ये वैल्यू ओवरऑल कम हो जाएगी, तो केपी केसी से छोटा होगा। केपी इज लेस देन केसी, उस समय भी केपी की यूनिट एटमॉस्फेयर टू द पावर डेल्टा एन, केसी की यूनिट मोल पर लीटर टू द पावर डेल्टा एन। अब यहां पर जो कंफ्यूजन हो रहा है, और मैं कह रहा हूं होना भी चाहिए, जो कंफ्यूजन हो रहा है और मैं क्या कह रहा हूं होना भी चाहिए, वो ये कि यार आप बार बार गैसियस मोल्स की क्यों बात कर रहे हो? रिएक्शन में तो सॉलिड भी होगा, रिएक्शन में तो लिक्विड भी होगा। वाई यू आर टॉकिंग अबाउट गैस ओनली? आप सिर्फ गैस के ही बारे में क्यों बात कर रहे हो? तो यहां मुझे आपको ये बात बतानी चाहिए, बतानी पड़ेगी। सॉरी, कि किसी भी रिएक्शन में प्योर सॉलिड से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इट इज सॉलिड ओनली। आपको अगर रिएक्शन में कोई सॉलिड दिख रहा है या रिएक्शन में आपको लिक्विड फेज में कोई दिख रहा है, तो उसका एक्टिव मास या उसका पार्शियल प्रेशर दोनों ही यूनिटी यानी कि कांस्टेंट होते हैं, उन्हें हम कंसीडर नहीं करते। इसलिए जब भी हम बात करते हैं इनके यूनिट्स की, तब हम सिर्फ और सिर्फ किसको ध्यान में रखते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ ध्यान में रखते हैं गैसियस को, सॉलिड को और लिक्विड को हम कंसीडर नहीं करते हैं। हम किसे ध्यान में रखते हैं, गैसियस फेस को ध्यान में रखते हैं। तो ये तो मैंने यूनिट्स लिख दी हैं भाई। अब मुझे आपको ये बताना था कि कैसे ये यूनिट्स आ रही हैं, मतलब कैसे ऐसा हो रहा है, देख लेते हैं। ये एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे आपसे जो बात करनी चाहिए
दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, वेयर इज द कलर, हियर इट इज। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव अ रिएक्शन, this is a gaseous phase reaction, समझना, the value of delta n here for this reaction is 2 minus, जब मैं इसके लिए Kc लिखता हूं, तो मैं इसके लिए Kc लिखता हूं ये। हाँ सर बिल्कुल सही है, एक्टिव मास है ना, एक्टिव मास मतलब मोलारिटी है ना, मोलारिटी है मतलब यूनिट मोल पर लीटर है ना। तो जरा देख लेते हैं, यूनिट निकाल रहे हैं ना, मोल पर लीटर का स्क्वायर, मोल पर लीटर का क्यूब। जब आप इसे सॉल्व करते हो तो आपके पास आता है मोल पर लीटर टू द पावर -2, मोल पर लीटर टू द पावर -2। और अरे अरे डेल्टा एन की वैल्यू क्या है? -2। अरे सर आप ही ने तो बताया था मोल पर लीटर की वैल्यू टू द पावर डेल्टा एन इज द यूनिट ऑफ केसी। तो देख लीजिए वही आ रहा है। सेम विद पार्शियल प्रेशर, अगर मैं इसको लिखता पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में तो मैं लिखता पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया टू द पावर 2, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन टू द पावर 3। तो आप देखते ही आ जाता है एटमॉस्फेयर टू द पावर -2। क्या आ जाता? एटमॉस्फेयर टू द पावर -2। मतलब डेल्टा एन की वैल्यू विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर वो 0 है तो केपी और केसी बराबर है, अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो केपी इज ग्रेटर देन केसी है, अगर वो लेस देन 0 है तो केपी इज लेस देन केसी है। होप ये बात आपके समझ में आ रही होगी। आगे भी एग्जांपल्स के थ्रू हम इन चीजों को देखते रहेंगे। एप्लीकेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। नोइंग द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर केमिकल रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट इन मेनी वेज। मतलब अगर किसी इक्विलिब्रियम के लिए, रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम में है उसके लिए मेरे पास अगर के की वैल्यू है, कोई रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम में है उसके लिए मेरे पास अगर के की वैल्यू है तो ये मेरे बहुत काम की है, बहुत काम की है। क्या है? अरे वाह, फॉर एग्जाम्पल इट जस्ट द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन एंड प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। अगर आपको याद हो तो मैंने इससे पहले कैरेक्टरिस्टिक में भी आपसे बात की थी, व्हेन k is greater than 1 then reaction will proceed in forward direction, when k is less than 1 then reaction will proceed in backward direction, and when k is equal to 1 then reaction is in equilibrium। वही बात ये हमसे फिर से कर रहे हैं। Judging the extent of the reaction, we can make the following generalization concerning the composition of the equilibrium mixture। देखते हैं, देखिए यहां उन्होंने एक स्पेसिफिक वैल्यू लिख दी है बेटे, और स्पेसिफिक वैल्यू हमसे क्या कह रही है कि अगर k की वैल्यू या kc की वैल्यू 10⁵ है तो प्रोडक्ट प्रीडोमिनेट ओवर रिएक्टेंट। प्रोडक्ट प्रीडोमिनेट ओवर रिएक्टेंट का मतलब क्या? कि प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, रिएक्टेंट कम बनेगा। और अगर प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है, सरल सीधे शब्दों में रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। सरल सीधे शब्दों में रिएक्शन कहां जा रही है? रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। अगर k की वैल्यू 10⁻⁻5 से कम है तो रिएक्टेंट प्रीडोमिनेट्स ओवर प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट पर हावी होंगे, मतलब रिएक्टेंट का अमाउंट ज्यादा बन रहा होगा, मतलब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही होगी। अब आ जाते हैं रिएक्शन क्वोशेंट पर। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रिएक्शन क्वोशेंट क्या होता है? रिएक्शन क्वोशेंट भी बेटा द कॉन्सेंट्रेशन रेशियो है। अरे सर आपने तो बताया था कि कॉन्सेंट्रेशन रेशियो के होता है, के होता है। मैं कहूंगा हाँ। और सर अब आप बता रहे हो रिएक्शन क्वोशेंट भी कॉन्सेंट्रेशन रेशियो होता है। मैं कहूंगा हाँ। तो आप बोलोगे सर दोनों में अंतर क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं? अगर दोनों ही कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो है देन व्हाट इज द नीड टू स्टडी रिएक्शन क्वोशेंट? तो मैं आपसे कहूंगा, अगर आपको याद आ रहा हो, अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने लिखा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K
is the ratio of the concentration of product and reactant at equilibrium. एट इक्विलिब्रियम को हमने हाईलाइट किया था, हमने अंडरलाइन किया था कि बच्चों ये बात हमको ध्यान रखनी है. तो जब मैं रिएक्शन क्वोशेंट को डिफाइन करता हूं तो मैं आपसे कहता हूं कि रिएक्शन क्वोशेंट इज द रेशियो ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ द रिएक्शन. रिएक्शन के किसी भी समय पर अगर मैं प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो ले रहा हूं देन इट इज कंसीडर्ड एज QC, दैट इज रिएक्शन क्वोशेंट. और अगर इक्विलिब्रियम पर मैं वो रेशियो ले रहा हूं देन इट इज कंसीडर्ड एज K, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. मतलब मैं आपसे कह सकता हूं कि इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन क्वोशेंट Q और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K बराबर होते हैं. देखें जरा क्या कहना चाह रहा है. देख लिए कॉन्सेंट्रेशन क्वोशेंट क्या है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट. देखिए, it may be noted that Q become equal to the equilibrium constant K when the reaction is at the equilibrium state. At equilibrium, K is equal to Q is equal to Kc is equal to Kp. Thus, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है. इसे यहां तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इसे मैं ली शैटलियर प्रिंसिपल के बाद एक बार फिर से उठाऊंगा और वहां इसको आपके दिमाग में छाप दूंगा. बिल्कुल परेशान मत होना, ये वाली चीज तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएगी. बट आफ्टर द ली शैटलियर प्रिंसिपल, अगर Q का वैल्यू K से बड़ा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी. अगर Q का वैल्यू K से छोटा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी. और अगर Q और K बराबर हैं तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी. मैंने आपसे अभी एक स्टेटमेंट कहा कि इसे अभी हमें सिर्फ ऐसा ही समझना है कि Q और K के बीच में जो रिलेशन है उससे रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रही है, बिकॉज वी आर जजिंग द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड हो रही है. लेकिन मैंने आपसे कहा ये कॉन्सेप्ट आफ्टर ली शैटलियर प्रिंसिपल आपको बहुत क्लियर हो जाएगा. Thus, a reaction has a tendency to form product if Q is less than K and to form reactant if Q is greater than K. It has also been shown in the figure. Q छोटा है, K बड़ा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है. Q और K बराबर हैं, इक्विलिब्रियम में है. रिएक्टेंट अगर Q की वैल्यू बड़ी है और K की वैल्यू छोटी है तो रिएक्टेंट की साइड में रिएक्शन जा रही है, वही बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है. ये जा रही है फॉरवर्ड में, ये है इक्विलिब्रियम में, और ये जा रही है बैकवर्ड में. इस डायग्राम के थ्रू हमने ये बात समझाने की कोशिश की है. कैलकुलेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. मतलब यहां से न्यूमेरिकल शुरू होंगे. जैसे ही हम इसे कंप्लीट करेंगे फिर हम कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन पर आएंगे, है ना. We have studied in the characteristic of the equilibrium constant that its value does not depend on the original concentration of the reactant and product involved in the reaction. Yes, it is. क्योंकि हमने पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K का वैल्यू केवल और केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है. केवल और केवल किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर डिपेंड करता है. However, its value depend on their concentration at equilibrium. देखिए, हम बार बार एक ही चीज कह रहे थे और यहां उसने अब इस बात को खोल दिया, एक्सपोज कर दिया कि भैया डिपेंड तो करेगा कॉन्सेंट्रेशन पर. बार बार ये मत बोलो कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा. मैं कहूंगा मैंने कब ऐसा कहा? मैंने तो आपसे हर बार ऐसा कहा है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा. वॉटेवर द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इट डजंट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K, बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम पर जो कॉन्सेंट्रेशन होगा उस पर तो डिपेंड करेगा. क्यों? अरे भैया अभी तो बताया था कि K तो रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है एट इक्विलिब्रियम. तो इक्विलिब्रियम पर अगर कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है तो निश्चित रूप से K की वैल्यू भी चेंज होगी. होमोजेनियस इक्विलिब्रिया एंड इक्वेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. इक्विलिब्रियम प्रेशर है P और रिएक्शन हो रही है V लीटर के फ्लास्क में. ये हमने ऐसे समझाने का प्रयास किया है, लेकिन इसको मुझे आपको बोर्ड पर ही समझाना पड़ेगा.
मैं अभी बता देता हूं। आप देखेंगे होमोजीनियस इक्विलिब्रियम के लिए हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम के लिए जैसा हमने बताया है रिप्रेजेंटेशन वैसा ही लिखना होता है, जैसा केपी और केसी का रिप्रेजेंटेशन बताया है वैसा ही लिखना पड़ता है। लेकिन जब मैं हेट्रोजीनियस के लिए बात करता हूं तो मैंने आपको बताया सॉलिड कंपोनेंट को हम कंसीडर नहीं करते हैं, सॉलिड कंपोनेंट को हम कंसीडर नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये रिएक्शन है NH4HS जो है सॉलिड, ये हमें दे रहा है NH3 जो है गैस, और हमें दे रहा है H2S जो है गैस, जो है गैस। तो ये तो सॉलिड है ना भैया, इसे कंसीडर ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सर ने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एक्टिव मास और पार्शियल प्रेशर, एक्टिव मास और पार्शियल प्रेशर सॉलिड और लिक्विड का कांस्टेंट होता है, उसे कंसीडर नहीं किया जाता। तो मैं इसके लिए जब केसी लिखूंगा ना बेटा, तो मैं लिखूंगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2S। और जब मैं इसके लिए केपी लिखूंगा ना बेटा, तो मैं लिखूंगा पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S। सॉलिड कंपोनेंट को कंसीडर ही नहीं करूंगा, ये मेरे किसी काम का नहीं है। सेम विद दिस, जब मैं इस रिएक्शन के लिए केसी लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO का स्क्वायर अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2। और जब इसके लिए Kp लिखूंगा बेटा, तो लिखूंगा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड कंपोनेंट हमें कंसिडरेशन में नहीं लेना है। सेम विद दिस इज अगेन द सॉलिड जो मेरे किसी काम का नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को कंसीडर करना होता है। ये रिप्रेजेंटेशन ही हमसे सीधा सीधा एग्जाम में पूछ लेता है, रिप्रेजेंटेशन ही हमसे सीधा सीधा एग्जाम में पूछ लेता है। बच्चों मैंने आपसे बात की थी कैसे हम देखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं, और फिर हम आ जाएंगे कि रिलेशन बिटवीन फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। तो जरा देखते हैं। मेरे पास एक रिएक्शन है, समझिएगा, जो चार्ट हमने अभी बताया जो आपके पास आएगा, उस चार्ट में हमारे पास एक रिएक्शन थी, और वो रिएक्शन थी N2 plus 3H2 is in equilibrium with 2NH3। मैं जनरलाइजेशन आपके सामने यहां पर रख रहा हूं, और उस जनरलाइजेशन में जैसा मैंने आपसे बात की कि इक्विलिब्रियम प्रेशर है मेरे पास P, और वेसल का वॉल्यूम है मेरे पास V लीटर्स। तो इनिशियली क्या करना है? तो देखिए, ये तो मैं जनरलाइजेशन कर रहा हूं, तो मैं सबसे पहले यहां पर लिख रहा हूं इनिशियल मोल्स। यहां पर बहुत सारी चीजें जो है बेटा वो अपन क्लियर करेंगे। इनिशियल मोल। अब अगर क्वेश्चन में मुझे नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए गए हैं, when number of moles are not given in the question, then consider stoichiometric coefficient as the initial number of moles। अगर क्वेश्चन में आपको stoichiometric coefficient दे रखा है लेकिन initial number of moles नहीं दे रखे हैं, तो आपको stoichiometric coefficient को ही initial number of mole consider करना है। तो यहां मैं जनरलाइजेशन ले रहा हूं, I have no number of moles given, तो मैं क्या करूंगा, coefficient को ही number of mole मान लूंगा। नाइट्रोजन का coefficient है 1, हाइड्रोजन का coefficient है 3। तो इनिशियली वी हैव रिएक्टेंट 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। उस वक्त प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, तो प्रोडक्ट है 0। ये प्रोसेस आपको बता रहा हूं, जब भी हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं तो वी मस्ट फॉलो दिस कॉन्सेप्ट, एड इक्विलिब्रियम। एड इक्विलिब्रियम। अब बेटा स्वाभाविक सी बात है, सिंपल सी बात है कि रिएक्टेंट जब तक कंज्यूम नहीं होगा, जब तक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। रिएक्टेंट जब तक कंज्यूम नहीं होगा, जब तक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, मतलब रिएक्टेंट को अब कंज्यूम करना है। 1 था,
कंज्यूम होगा मतलब वन में से कुछ सब्सट्रैक्ट होगा, कितना मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया जी एक्स होगा, ये हो गया एक्स। ऐसे ही 3 माइनस 3x, हमेशा एक बात याद रखिएगा, वॉट एवर द नंबर ऑफ मोल्स आर गिवन, दिस स्टेटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से सुनिएगा। नंबर ऑफ मोल्स क्वेश्चन में कुछ भी दे रखे हों, रिएक्शन हमेशा बैलेंस्ड फॉर्मेट से ही की जाती है। मतलब जब भी आप सब्सट्रैक्ट करेंगे ना, जब भी आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको x के साथ कॉफिशिएंट का मल्टीप्लाई करना है। तो मैं स्टेटमेंट कंप्लीट करता हूं, whatever the number of moles are given, the formation of product and the decomposition of reactant always take place through their respective stoichiometric coefficient। तो आपने देखा नाइट्रोजन का कॉफिशिएंट या 1 था तो x के साथ 1 का मल्टीप्लाई किया, हाइड्रोजन का कॉफिशिएंट या 3 था तो हमने x के साथ 3 का मल्टीप्लाई किया, अमोनिया का कॉफिशिएंट 2 है तो हम x के साथ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। ये बन गया जी, ये मेरे पास आ गए इक्विलिब्रियम पर नंबर ऑफ मोल्स। अब एक्टिव मास मतलब सर मोलर कॉन्सेंट्रेशन, अब तो हमें याद है, अब हम भूलेंगे नहीं। मैं कहूंगा बहुत बढ़िया। तो अब एक्टिव मास क्या होता है सर? ये तो मोलैरिटी होती है। मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो यू हैव नंबर ऑफ मोल्स 1 माइनस एक्स एंड वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज वी। तो 1 माइनस एक्स अपॉन वी इज द एक्टिव मास ऑफ नाइट्रोजन। 3 minus 3x upon V is the active mass of hydrogen, और 2x upon V is the active mass of ammonia. So from this value of active mass, we can calculate what? We can calculate Kc। यहां से मैं Kc कैलकुलेट कर सकता हूं, क्योंकि Kc के लिए तो मुझे एक्टिव मास की जरूरत है। अब टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, आपको लग रहा होगा समय ज्यादा लगेगा, लेकिन यह प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को समझना है। एक बार समझ में आ जाएगा तो समय कम लगेगा, क्योंकि समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है ना? इस बात को देखना है ना? अब क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है? टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम निकालने हैं। देखें जरा, 1 माइनस एक्स प्लस 3 माइनस 3x प्लस 2x प्लस 2x, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? कैलकुलेट करेंगे, इट इज 4 माइनस 2x। कितना आएगा? 4 माइनस 2x। सर और कितना समय? और कितना समय? देखो बेटा, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम आ गए, पार्शियल प्रेशर निकालना है। पार्शियल प्रेशर। अब प्रश्न उठता है सर पार्शियल प्रेशर क्या होता है? सर पार्शियल प्रेशर क्या होता है? तो बेटे पार्शियल प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इंडिविजुअली, इट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, इनटू टोटल प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। व्हाट आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन? इट इज 1 माइनस एक्स, एंड व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ मोल्स? इट इज 4 माइनस 2x। सो दिस इज द मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर इज P। Now what is the partial pressure of hydrogen? Sir, it is 3 minus 3x upon 4 minus 2x, that are the total number of moles, into P. Sir, what is the partial pressure of ammonia? It is 2x upon 4 minus 2x into P. ये मैंने पार्शियल प्रेशर निकाल लिया, और इस पार्शियल प्रेशर से मैं कैलकुलेट कर पाता हूं क्या? Kp। कैसे? जब मैं इसके लिए Kc की बात करूंगा बच्चों, तो अब तक ये रिप्रेजेंटेशन आपके दिमाग में आ गया है, NH3 का स्क्वायर अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन का क्यूब। हाँ, अब ये सारी वैल्यूज हैं, इसमें पुट करेंगे एंड वी विल गेट अवर आंसर। जब मैं यहाँ पर Kp की बात करूंगा तो मैं लिखूंगा P ऑफ NH3 का स्क्वायर अपॉन P ऑफ N2 इंटू P ऑफ H2 का क्यूब।
ये हम P निकाल चुके हैं, पार्शियल प्रेशर निकाल चुके हैं, इसमें वैल्यू पुट करेंगे एंड वी विल गेट अवर आंसर, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको एक तरीका बताया कैसे करना है। एक और एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि एग्जांपल्स की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमको, क्योंकि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K कैलकुलेट करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने लास्ट स्लाइड में क्या देखा था, हमने देखा था N2 + 3H2 gives us 2NH3 के लिए हम किस प्रकार से Kp और Kc को कैलकुलेट करेंगे। वहाँ मैंने आपसे एक बात कही थी कि वॉट एवर द नंबर ऑफ मोल्स आर गिवन, the decomposition of reactant and the formation of product take place according to their stoichiometric coefficients. Let us take another example. H2 plus I2 is in equilibrium with 2HI. Now this is the another case. देखें जरा, initial moles पहले भी कहा था, जब नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए हुए हैं तो स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट को ही हमें क्या कंसीडर करना होता है, गिवन नंबर ऑफ मोल्स। सो हियर द स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन इज 1, द स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट ऑफ आयोडीन इज 1 एंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HI formed is 0. Now what will happen at the equilibrium? At equilibrium हमने क्या कहा, इक्विलिब्रियम में हमने कहा कि हाइड्रोजन और आयोडीन कंज्यूम होंगे और आफ्टर कंजम्पशन ये किसका फॉर्मेशन करेंगे, HI का फॉर्मेशन करेंगे। तो कंजम्पशन के लिए ना डिक्रीज होना पड़ेगा। तो 1 माइनस व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन, सर इट इज 1, सो इट इज x। 1 माइनस व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ आयोडीन, इट इज 1, hence it is x. Now what is the coefficient of HI, it is 2, hence it is 2x. So these are the number of moles we obtained at equilibrium. Active mass. Now what is the active mass? Again the active mass is the molar concentration, sir, and how can we calculate the molar concentration? It is number of moles upon volume. So number of moles of hydrogen we have is 1 minus x and the volume of vessel is V liters. Again 1 minus x upon V, again 2x upon V. So this is the active mass which we calculate, and through this active mass we can calculate the value of Kc through the representation, the concentration of HI का square upon concentration of H2 into concentration of I2. Put the values of active masses in this representation and you will get the value of Kc. Again, total number of moles at equilibrium, total moles at equilibrium 1 minus x plus 1 minus x plus 2x. क्या आ गया जी, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ गए 2, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आर 2। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। मोल फ्रैक्शन, mole fraction is number of moles, that is 1 minus x upon total number of moles, that is 2, 1 minus x upon 2, 2x upon 2. These are the values of mole fraction of respectively hydrogen, iodine and HI. Partial pressure, पता है partial pressure is mole fraction into total pressure, तो it is 1 minus x upon 2 into P, 1 minus x upon 2 into P and 2x by 2 into P. So through this data of partial pressure, one can calculate the value of Kp. How can we write it? Partial pressure of HI का square upon partial pressure of H2 into partial pressure of I2. Put the value of partial pressure in this representation and you will get the value of Kp. So these are the two examples. Let us take one more example. For example, if we have calcium carbonate CaCO3 which is solid, it decomposes into CaO that is solid
plus CO2, that is gas. Initial moles, stoichiometric coefficients 1, 0 or 0. At equilibrium it is 1 minus x, it is x, and it is also x. Now we know the active mass and the partial pressure of solid component is unity, that is 1. So we are not considering the number of moles of the solid component. So when I want to write the value of Kc, it is simply the active mass of carbon dioxide, and we want to calculate Kp, then it is simply the partial pressure of carbon dioxide. This is the case of heterogeneous equilibrium. Again, the next case, ammonium hydrogen sulfide, which is solid, decompose into NH3, which is gas, and H2S, which is a gas. Initial number of moles, at equilibrium 1 minus x, x, x. Now this is solid, किसी काम का नहीं है, ignore it, not considerable. When we want to write the value of Kc, it is concentration of ammonia into the concentration of H2S. And when we want to write the value of Kp, it is the partial pressure of ammonia into the partial pressure of H2S. तो बेटे ये तरीका होता है, ये टेक्निक होती है, ये कॉन्सेप्ट होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के को कैलकुलेट करने का. ये मैंने आपको बताया जनरलाइजेशन, जनरल कॉन्सेप्ट कि किस प्रकार से न्यूमेरिकल के लिए अप्रोच हमें करनी होगी. आगे बढ़ते हैं, कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स के थ्रू हम इन चीजों को देखें.